हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। आपकी तैयारी उम्मीद करते हैं बेहतर चल रही होगी और उसी तैयारी को और अधिक मजबूत करने के लिए यूपी कांस्टेबल जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट पेपर 18 के माध्यम से इस तैयारी को और अधिक धारदार मजबूती प्रदान करने के लिए चलिए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए बिना देरी करते शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, चोल राजा जिसे गंगई कोंड कहा जाता था, वीर राजेंद्र, राजेंद्र प्रथम, कुलोतुंग या विक्रम चोल। तो कौन राजा था, किसकी उपाधि थी गंगई कोंड की? तो राजेंद्र प्रथम की। राजेंद्र प्रथम की क्या उपाधि थी? क्योंकि इसने गंगा तक कुछ स्थलों को क्या किया था, विजिट किया था, एक तरह से विजय किया था। इसी कारण उसने अपनी एक उपाधि रखी थी गंगई कोंड। इसके शासन पीरियड की बात करें तो इसके सारा शासन पीरियड इसने कब से कब किया था? 1014 से 1014 से 1044 तक का ये क्या था, चोल साम्राज्य का शासक था। और इसके पुत्र की बात करें तो ये राजराज प्रथम का पुत्र था। किसका पुत्र था? राजराज प्रथम का यह पुत्र था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है निर्जलीकरण, अनहाइड्रेस बनने के लिए जल योजना, ऑक्सीकरण, अपचयन। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसके जमने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वह कौन होता है? निर्जलीकरण होता है। यानी निर्जलीकरण होता है जिसे हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं। और इसका एक महत्वपूर्ण फैक्ट होता है जिप्सम। यानी जिप्सम इसमें क्या करता है, महा सहायता करता है जिप्सम। और इसका जो सर्वाधिक उपयोग होता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ना। यानी क्या होता है, टूटी हुई हड्डियों को, जो हड्डियां होती हैं उनको जोड़ने में सर्वाधिक इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है, स्मृति तथा संग्रहण क्षमता अधिक है, इसके उच्च समान ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की स्वपूर्ति या स्वयं सुधार सकता है। दोस्तों, जो कंप्यूटर होता है इसे कमांड देने की जरूरत होती है, या कोई भी कार्य स्वयं नहीं कर सकता है। यानी कोई भी काम क्या करता है, स्वयं नहीं कर सकता है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला बन जाएगा। क्योंकि यह उलझनपूर्ण समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर सकता है, इसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वह अधिक होती है, ये भी सही है। और इसकी स्मारक और भंडारण क्षमता जो होती है वो भी अधिक होती है। लेकिन यह किसी भी कार्य को स्वयं नहीं कर कर सकता, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए इसे कमांड देने की जरूरत होती है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। यानी डी वाला सेंटेंस जो दिया हुआ है वह कौन सा सेंटेंस है? रॉन्ग सेंटेंस दिया हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? बैरोमीटर, प्लानोमीटर, अल्टोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो ऊंचाई मापने के लिए कौन सा हम लोग यंत्र इस्तेमाल करते हैं? तो अल्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो अल्टोमीटर होता है इसके माध्यम से ऊंचाई मापी जाती है। अगर बैरोमीटर की बात करें तो यह वायु दाब, यानी क्या करता है, वायु दाब की मापन किया जाता है। और हाइड्रोमीटर जो होता है यह सापेक्ष आर्द्रता को मापता है। यानी सापेक्ष सापेक्ष आर्द्रता आर्द्रता यानी सापेक्ष आर्द्रता किसके माध्यम से मापी जाती है? हाइड्रोमीटर के माध्यम से मापी जाती है। और बैरोमीटर के वायु दाब के मापन किया जाता है। अगर ऊंचाई मापने की बात हो तो अल्टोमीटर का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं
अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतित ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, संचित ऊर्जा या विखंडित ऊर्जा। तो ऐसे पदार्थों में क्या पाया जाता है? स्थिर ऊर्जा पाई जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या नर्मदा। तो इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम बाहर से बाहर हुआ है? वह है ब्रह्मपुत्र नदी। अगर ब्रह्मपुत्र के उद्गम की बात की जाए, या सूर सरोवर सरोवर से इसका उद्गम होता है। और यह नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में, यानी अरुणाचल प्रदेश में क्या करती है? भारत में भारत में क्या करती है? एंट्री करती है। और यह तब इसको क्या कहा जाता है? दिहांग नदी कहा जाता है। दिहांग नदी कहा जाता है जब अरुणाचल प्रदेश में यह नदी प्रवेश करती है। और इसी नदी को जब उस समय क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। यही नदी आगे चल के जब असम में आती है, यानी असम में आती है, तो असम में ही इसे हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और जब नदी या बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, यानी बांग्लादेश में चली जाती है, तो इसी नदी को क्या कहा जाता है? जमुना नदी कहा जाता है। जमुना नदी कहा जाता है। यानी इसके हर एक स्थान पर इसका नाम क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। तिब्बत में सापंगो नदी कहा जाता है। जैसे ही यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, दिहांग नदी के नाम से जानी जाने लगती है। और असम में ही इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और बांग्लादेश में जैसे ही ये प्रवेश करती है, हम लोग इसको जमुना नाम से जानते हैं। अगर इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर जो है ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इग्लू क्या है? कालाहाड़ी खानाबदोशों द्वारा शिकार किए जाने वाला एक प्रकार का पशु, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु, गुम्मत के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इग्लू है दोस्तों, या एस्किमो जनजातियों के द्वारा गुम्मद आकार की बनाई गई एक झोपड़ी है, जो बर्फ की मोटी मोटी सिल्लियों के द्वारा बनाई जाती है। और एस्किमो जो है इसी में क्या करती है? निवास करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परछन छिपी बेरोजगारी का परिणाम होता है लेन देन की लागत में वृद्धि, बाजार में लेन देन की कम क्षमता, कुल उत्पादन में गिरावट, अनुपादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। तो जो छिपी बेरोजगारी होती है दोस्तों, इसका जो रिजल्ट होता क्या होता है? कुल उत्पादन में गिरावट हो जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। जो चंबल नदी है, इसका जो बहाव स्तर है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यह जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। और जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से क्या होती है? मिल जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत विस्तृत वर्णन किया है, वह है मार्को पोलो, निकोलो कोंटी, बारबोसा, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा यात्री है? इटली यात्री निकोलो कोंटी था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो जो रियासतें थी उनका एकीकरण में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वह किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई
पटेल के द्वारा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें एक अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चरकुला नृत्य से संबंधित है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो चरकुला जो नृत्य है, लोक नृत्य है, या उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में, यानी कहां पर, ब्रज क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी थी नालंदा, प्रयागराज, कन्नौज या थानेश्वर। तो शुरुआत में अगर बात किया जाए, जो हर्षवर्धन के पूर्वज थे या इनके पिता थे, उनकी राजधानी क्या थी, थानेश्वर। लेकिन हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी या कुशीनगर। तो बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था। इसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगर सारनाथ की बात की जाए तो वर्तमान में यह वाराणसी में स्थित है, वाराणसी में स्थित है। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में, यानी बुद्ध को यहाँ पर क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी जो है या बुद्ध की जन्म स्थली है, जन्म स्थली है। और कुशीनगर में या कुशीनगर में क्या हुआ था, बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति हुई थी, निर्माण की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। क्या हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो आपको दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार शेयर के जरूर कर दीजिएगा और लाइक इसे कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।